जब किसी द्रव पर बल लगाया जाए तो क्या उस बल के कारण उसकी आकृति में परिवर्तन आ सकता है? या अगर मेरे पास कोई ठोस है, जैसे मेरे पास अगर एक रॉड है, तो उस रॉड पर जब मैं बल लगाऊंगा तो सर हमने इससे पहले पढ़ा था कि बल लगाने पर वह गति कर सकती है या बल लगाने पर वह घूर्णी गति कर सकती है। लेकिन हम इस चैप्टर में जानेंगे कि अगर हमने उस पर बल लगाया तो क्या बल लगाने से उसकी आकृति या उसकी लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, या उसकी लंबाई के अलावा अगर मैं बल जो है वह उस पर सीधे मतलब उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत ना लगाते हुए उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समांतर लगाऊं तो क्या वहां पर उसकी किसी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ अगर मेरे पास तरल है तो तरल पर अगर मैं बल लगा रहा हूं या तरल में बल लगा रहा हूं तो क्या तरल में बल लगाने के कारण उसमें तरल छोटा हो सकता है, क्या इस प्रकार की कुछ बातें हो सकती है। छोटा हो सकता है मतलब कि आयतन में परिवर्तन हो सकता है क्या। तो यही सब कुछ इस एक छोटे से चैप्टर में आज से हम जानना शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा स्थूल द्रव के गुण या ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना। इस चैप्टर को आप अगर एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे तो आपको ठोसों के यांत्रिक गुण के नाम से मिलेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये एक बड़ा ही रोमांचकारी चैप्टर है ना। मतलब ये एक्चुअल में आगे अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन अभी हमें इस लेवल पे इसमें बहुत छोटी छोटी सी बात करनी है। हम इसे 2 से 3 क्लास तक ही रखेंगे, है ना। और हम इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें है ना, इससे 2 साल में, है ना, 2-3 साल में एक आधा सवाल आता है। तो लास्ट ईयर सवाल नहीं आया था तो हो सकता है इस साल सवाल आ जाए इस पर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें होंगी इस चैप्टर में, बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल होते हैं इस चैप्टर के। और बस ये चैप्टर में परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर परिभाषाएं समझ में आती है तो आप सवाल चुटकी बजाओ आंसर पाओ वाले कार्यक्रम के तहत आसानी से कर ले जाओगे। और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मूला होता है, तो 99% क्वेश्चन जो है वो एक ही सूत्र से आसानी से हल हो जाते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में जब हम बल की बातें करेंगे तो हमने जैसे स्प्रिंग में प्रत्यानंद बल की बातें करी, रस्सी में तनाव बल की बातें करी, उसी प्रकार का बल यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है ना। और ये चैप्टर हम बड़ी आसानी से बहुत सारे सवालों के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा आप सभी का फिर से एक और बात बहुत बहुत स्वागत है भौतिक विज्ञान की क्लास डाउटनट में। तो हम शुरू करते हैं ये एक नया चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़नी होगी ना। तो कुछ पद पढ़ने पड़ेंगे, जैसे एक प्रतिबल क्या होता है, छोटी सी बात, फिर विकृति क्या होती है, फिर उसके बाद में विकृति और प्रतिबल में संबंध और इनका ग्राफ क्या होता है, फिर हुक का नियम क्या होता है ना। एक छोटा सा एक हुक का नियम होता है जिसके आधार पर आगे चलकर सवाल बनेंगे और हम इनके प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकार देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम तार को खींचने में किया गया कार्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम इस चैप्टर में इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, प्रतिबल की परिभाषा देखेंगे, प्रतिबल के प्रकार देखेंगे, विकृति देखेंगे, विकृति के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमें कुछ बातें ऑलरेडी पता होती है ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे को एक ग्राफ मैंने पढ़ा होता है कभी, ये ग्राफ हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है और ये ग्राफ जब अभी मैंने क्लास शुरू करी तो वहां पर भी आपने देखा होगा, है ना। तो ये ग्राफ इस प्रकार का कुछ स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ से हम क्लास शुरू क्यों कर रहे हैं, देखिए क्या होता है बेटा। अगर मेरे पास कोई भी ठोस है, जैसे ये पेन है, या मेरे पास कुछ स्टील की एक रॉड है, या मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के ठोस हो सकते हैं, तरल भी हो सकता है। तो जब यह साम्य अवस्था में है, मतलब कि ये इसकी जो ओरिजिनल आकृति, ओरिजिनल लंबाई जो है उसमें है, तो यहां पर इसके जो अणु होंगे, इन अणुओं के मध्य कुछ ना कुछ दूरी होगी
और ये दूरी किसके बराबर होगी? तो सर अगर ये साम्य अवस्था में तो ये जो दूरी होगी ये आर नॉट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी ये दूरी? आर नॉट। आर नॉट क्या है? ये वह दूरी होती है जिसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो इस दूरी पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह न्यूनतम होगी, यू मिनिमम होगा। और हम बोलते हैं कि इस स्थिति के लिए इनके मध्य जो दूरियां है वह हमेशा नियत हो रहेगी और यह न्यूनतम रहेगी। अब अगर आपने इसे कंप्रेस करने की कोशिश करी, संपीड़न करने की कोशिश करी, इनके बीच की दूरियां कम करने की कोशिश करी या इनके बीच की दूरियां बढ़ाने की बात करी, आपने इसमें प्रसार करना चाहा, तो दोनों ही कंडीशन में यहां पर ये जो दूरी है वो आर नॉट से या तो ज्यादा हो या कम हो, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है ना। अगर मान के चलो तुमने दूरी यहां की ये दूरी ली तो दूरी कम होगी, तो स्थितिज ऊर्जा जो है वह बढ़ चुकी है। और यहां पर भी पहुंचे तो यहां पर भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ चुकी है ना यार, ये नेगेटिव में तो जीरो की तरफ जा रहे तो बढ़ेगी ना। अगर मान के चलो -5, -4, -3, -2 तो बड़ा कौन है? -1 बड़ा है, -2 बड़ा है, -3 जो है वो -4 से बड़ा है। तो इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव से जीरो की तरफ जाएंगे तो वो नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। चलो, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है बेटा कि यहां पर जब हम इसमें बल लगा तो इसमें हमारा जो बल है उसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हमारे बल द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब इसी प्रकार की चीज जो है ना, इसी प्रकार की चीज जो है वो हम एक और बार हमारे जीवन में पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? हमने इसके पहले हमारे जीवन में ऐसा कुछ पढ़ा था सर कि यहां पर अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, क्या है? एक स्प्रिंग है। तो अगर इस स्प्रिंग पे मैंने इस तरफ बल लगाया F और इस तरफ भी बल लगाया F, तो ये जो बल है ये स्प्रिंग में प्रसार लाएगा। या मैं इस स्प्रिंग में जो बल है वो इस तरफ लगाऊं, अंदर की तरफ अगर मैं इसमें बल लगाऊं तो क्या करेगा? ये स्प्रिंग जो है इसे संपीड़ित करेगा। तो ये संपीड़न हो या प्रसार हो, दोनों ही स्थिति में क्या होगा? ये यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और जैसे जैसे इनके मध्य ये स्प्रिंग खींचाएगी, स्प्रिंग में प्रसार होगा या संपीड़न होगा, तो मेरे को एक अपोजिट बल स्प्रिंग मेरे पे लगाने लगेगी, जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानंद बल बोला था। एग्जैक्ट वैसी ही बात बेटा यहाँ पे अणुओं के मध्य भी होती है। क्या होगा कि जैसे ही हम इसके बीच में दूरियां बढ़ाएंगे, हमें इसे खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंदर एक आणविक बल लगने लगेगा, जिसकी वजह से यह अपनी वास्तविक आकृति पर वापस आने की कोशिश करेगा, जैसे स्प्रिंग करती है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि मैं हमारे जितने अणु हैं उन सभी अणुओं के मध्य क्या मान सकता हूं? छोटी छोटी स्प्रिंग लगी हुई मान सकता हूं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आकृति हम इमेजिन कर सकते हैं और इसी को मानते हुए हम आगे अब सारी बातें करने वाले हैं, है ना। क्या होगा कि यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक सॉलिड है, तो उस सॉलिड के अंदर मैंने क्या माना है कि यहां पर जितने अणु हैं इन सबके मध्य बहुत छोटी छोटी काल्पनिक स्प्रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्प्रिंग लगी हुई है। तो अब मेरे को आगे की कहानी पढ़ना बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि मेरे को पता है सर कि अगर स्प्रिंग लगी हुई है या स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग में बल लगाना होता है, वह हमें अपोजिट बल देती है जिसे हम प्रत्यानंद बल कहते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें। प्रसार क्या होता है, ऊर्जा कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं चुटकी बजाकर अब निकाल सकता हूं। मतलब ये चैप्टर की 80% बातें मैं ऐसे ही कर दूंगा। हाँ, क्या कि इसके अंदर क्या लगी हुई है? छोटी छोटी सी स्प्रिंग लगी हुई है पूरे हमारे जो भी सॉलिड है उसके अंदर। अच्छा, अब ये चैप्टर में जो हम बातें करने वाले और इसके पहले वाले जो चैप्टर्स थे 11th के, जिनमें हमने कुछ बातें करी थी, ये दोनों अलग अलग कैसे है। तो सबसे पहली बात अगर हम समझे तो ये अलग अलग कैसे है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि अगर मैं इसके पहले वाले चैप्टर्स की बात करूं तो उसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है बॉडी पर जब हम बल लगाते हैं तो वो गति करता था। अब हम गति नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं दिलचस्पी है हमें कि इसमें त्वरण क्या हो रहा है, इसकी वेग क्या है, इसमें विस्थापन क्या हो रहा है, नहीं। हम ये देखना चाहते हैं कि बल लगाने से इसमें प्रसार कितना हुआ है, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, तो वह सब कुछ हम देखना चाहेंगे इस चैप्टर में।
चलिए, तो हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ शुरुआत करते हैं, है ना। हम सबसे पहले एक छोटी सी बात पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं विरूपक बल। यह क्या है? यह वह बाह्य बल है जो हम किसी भी एक वस्तु पर लगाएंगे जिससे उसमें विरूपण हो पाए। नाम से समझ में आता है ना कि सर वो उसकी आकृति में परिवर्तन कर पाए। तो वह बाह्य बल जो वस्तु की लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वह विरूपक बल कहलाता है ना। ये वैसी ही कुछ कहानी है कि सर यह हो सकता है कि परिवर्तन कर भी दे, हो सकता है परिवर्तन ना भी करे, है ना। तो ये चेष्टा कर रहा है। चेष्टा कर रहा है मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यह कोशिश कर रहा है परिवर्तन करने की, है ना। अब जैसे अगर मान के चलो हमारे पास एक स्प्रिंग है, बहुत मोटी स्प्रिंग है, तो क्या हम हाथ से बल लगा के उसको खींच सकते हैं? नहीं सर, हम नहीं खींच सकते, ठीक है। लेकिन हमने बल तो लगाया ना, तो बल क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है उसकी आकृति में परिवर्तन करने की, है ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक स्टील की पत्ती है, तो अगर मैंने बोला यार इसको तुम हाथ लगा कर, है ना, मैं पूरा जोर लगा दूं तो भी इसे कंप्रेस भी नहीं कर सकता, इसे खींच भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या मैं इसमें ऐसे बल लगाकर, ऐसे बल लगा कहां से थोड़ा सा कुछ हो तो रहा है ना, लेकिन मेरे को संपीड़न करना, इसकी लंबाई कम करनी, तो पूरा बल लगा दूं मैं तो भी नहीं कुछ कर पाऊंगा मैं, है ना। तो क्या मेरा बल वेस्ट हो गया? क्या मेरे बल को मैं कुछ बोलूंगा? नहीं बोल सकते सर। हम आपका जो बल है उसे हम क्या बोलेंगे? विरूपक बल बोलेंगे। अपने बल को विरूपक बल बोलेंगे, बाह्य बल को। इसी प्रकार से बेटा, है ना, हम आगे बढ़े और इसमें आगे बढ़कर एक दो और परिभाषाएं पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, है ना। प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है ना। क्या? कि वह वस्तु जो बाह्य बल हटाने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वह पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है ना। मतलब कि आप अगर उस पर बहुत ज्यादा बल लगा दो और बल जैसे ही हटाओ तो अगर अपनी वास्तविक अवस्था में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, है ना। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं ना। अच्छा, इसे इंग्लिश में इलास्टिक भी कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। इसका जो एग्जाम्पल है वो रबर नहीं है ना। रबर इलास्टिक नहीं होता है। अरे सर, हमने तो बचपन से समझा है ना, कि इलास्टिक पैजामे का इलास्टिक रबर होता है। नहीं बेटा, है ना, यह रबर इलास्टिक चीज नहीं है। इलास्टिक किसे बोलेंगे? कि अगर मैंने बहुत ज्यादा बल लगाया फिर भी उसमें हल्का सा लंबाई में परिवर्तन आ जाए, लेकिन अगर मैं बल हटाऊं तो वो वास्तविक अवस्था में वापस या अपनी पुनः अवस्था में लौट जाए, पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए। अगर मैं रबर को देखूं तो रबर क्या होता है? जैसे अगर मान के चलो एक रबर बैंड है, तो उसको तुम 10 बार ऐसा खींचो, एक बार 10-15 बार ऐसा खींचो तो अपने आप लंबा हो जाएगा, है ना। या अगर आपका जो नॉर्मल रबर हम पेंसिल से लिखते हैं, तो उसे मिटाने के लिए रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो रबर को अगर आप 5-10 बार से जोर जोर से खींचो या 5-10 बार ऐसे बार जोर जोर से दबाओगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा रबर। तो ये तो आकृति में परिवर्तन आ गया, ये वास्तविक अपनी पुनः अपनी अवस्था में लौट नहीं पाया। तो इसलिए इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है आयन, लोहा, स्टील, स्पात। स्टील को क्या बोलते हैं? स्पात बोलते हैं, स्पात, है ना। और लोहा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं इलास्टिक वस्तु के, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्लास्टिक वस्तु की बात करेंगे। प्लास्टिक वस्तु ये क्या होती है? जिन पर अगर हमने बल लगाया और बल हटाने के बाद में अगर ये पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौट पा रही है, तो यह क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक वस्तु हो जाएंगी। वे वस्तुएं जिनमें विरूपक बल का विरोध करने का गुण नहीं होता। इनमें विरूपक बल का विरोध करने का गुण बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। आप बल लगाओगे, ये अंदर से बल लगाएंगे, आप इधर से बल लगा रहे हो, ये इधर से बल लगाएंगे, तो इसमें विरूपण होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ यहां पर प्लास्टिक वस्तुओं में क्या होगा कि अगर आपने बल लगाया तो वह अंदर से कोई आपके विरूपक बल के विरोध में कोई बल नहीं लगा पाएगी। तो अगर वो अंदर से कोई बल नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि सर अंदर से कोई बल नहीं लग रहा, तो हम जो बल लगाएंगे उसके कारण उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा या उसकी आकृति में परमानेंट परिवर्तन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका मिट्टी है ना, क्ले है या आटा, है ना। तो यार रबर भी एक तरीके से वही मान सकते हैं हम कि सर उसमें अगर हमने आटा क्या होता है यार? आटे में अगर आपने ऐसे उंगली धसाई तो आपकी उंगली की आकृति वहां बन जाएगी,
ठीक है। या अगर मान के जो आटा है तो आटे का लोया बनाया जा सकता है, उसको बेल के आसानी से रोटी बनाई जा सकती है। तो उसको हम जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, वह अंदर से कोई विरूपक बल नहीं लगाता है, बहुत कम विरूपक बल, सॉरी अंदर से कोई प्रत्यानंद बल नहीं लगाता, बहुत कम लगाता है। तो हमारे विरूपक बल का वो विरोध नहीं करता। तो जितना कम विरोध होगा उतनी प्लास्टिक वस्तु होगी। ठीक है। वे वस्तुएं जो बाहरी बल हटा लेने के पश्चात विकृत अवस्था में रहती है ना, मतलब कि वह परिवर्तित अवस्था में रहती है, वो कैसे कहलाती है? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्ले लिख सकते हैं, या आटा लिख सकते हैं, या रबर भी एक तरीके का वही एग्जाम्पल होता है। ठीक है। तो दोनों वस्तुओं में फर्क समझ में आ रहा है ना। ये क्या है? यह एक इलास्टिक वस्तु है। इलास्टिक मतलब कि मैं कितना भी बल लगा दूं, जब बल हटाऊंगा तो वापस से वो अपनी अवस्था में लौट आएगी, है ना। इसमें जितना बल लगाओगे, थोड़ा ज्यादा बल लगाया तो ये हमेशा के लिए इसमें आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। हम एक और शब्द समझते हैं जिसे कहते हैं दृढ़ वस्तु। तो दृढ़ वस्तु क्या होती है? वे वस्तु दृढ़ कहलाती है जब इसके ऊपर बाह्य विरूपक बल लगाने पर इसके अवयवी कणों के बीच अपेक्षित दूरियां अपरिवर्तित रहती है। उसे क्या कहते हैं? हम दृढ़ वस्तु कहते हैं, है ना। दृढ़ वस्तु या इलास्टिक वस्तु जैसे अभी हमने पढ़ा था इसके पहले, वो भी हम बोल सकते हैं। अगर हम बल लगा रहे लेकिन इनके बीच में, है ना, इनके बीच में जो अणु है उसके बीच की दूरियां अपरिवर्तित रहे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? दृढ़ वस्तु हो जाएगी। आई बात समझ में, है ना। या इलास्टिक वस्तु क्या थी कि सर हमने उस पर बल लगाया, उसमें विरूपण हो रहा है, लेकिन छोड़ने पर वो वापस अपनी पुनः अपनी वास्तविक अवस्था पर लौट आए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप जितना चाहे बल लगा लो, ये हिलने भी नहीं वाली। तो ये क्या है? दृढ़। जैसे सीमेंट है ना। तो सीमेंट पे आप बल लगाओ तो इसमें सीमेंट खींच जाती है ना। अगर मान के चलो एक सीमेंट का ब्लॉक है या सीमेंट का पिलर, अब इस पे बल लगा के तुम्हारे घर में हाथ लगा रहा है, भैया आज हमने 1 मंजिला घर बना लिया है, थोड़े समय बाद सोचा अब हमें 2 मंजिला घर बनाना है, तो पिलर को खींच के बड़ा कर दो, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि उसका खींचने जाओगे तो उसका लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा बल लगाओगे तो सीधे टूट जाएगा। तो वस्तु कैसी कहलाती है? दृढ़ वस्तु है। इसी प्रकार से बेटा, है ना, हमें 1-2 और इंपॉर्टेंट बातें करनी है जिसे हम कहते हैं ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। तो क्या होता है? पदार्थ का वह गुण, है ना, प्रत्यास्थ क्या होता है? पदार्थ का वह गुण, जैसे अभी मैंने जो पढ़ा दिया उसी को दूसरे शब्दों में हम बता रहे हैं बस। वह गुण जिसके कारण उस पर आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाए, वह प्रत्यास्थता कहलाता है ना। तो देखो प्रत्यास्थ मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बल लगाया और बल हटाया तो वापस अपनी पुनः अवस्था में या पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट जाए, है ना। तो वह गुण जिसकी वजह से हो पा रहा है वह प्रत्यास्थता कहलाता है वो गुण, और वे वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। गुण जो होगा वो प्रत्यास्थता कहलाएगा और वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु, है ना। जैसे गुण क्या है यार? गुण हर एक में अलग अलग हो सकता है। है ना। जैसे मान के चलो कि अगर कोई एक लड़का है तो वो लड़का शरारती भी हो सकता है, वो लड़का इंटेलिजेंट भी हो सकता है ना। तो ये शरारती होना, इंटेलिजेंट होना, क्या गुण है। तो जब पदार्थ, अब कोई अगर एक ठोस होगा तो ठोस में ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे अरे ये तो बहुत मस्तीखोर दरवाजा है ना, या ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे अरे ये स्टील का जो डंडा है बहुत इंटेलिजेंट है। उसके गुण कैसे होंगे? उसके गुण प्रत्यास्थ होंगे, प्लास्टिक होगा, दृढ़ होगा, है ना। तो यह उस प्रकार के गुण की बातें हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यानंद बल, अभी मैंने आपको प्रत्यानंद बल के बारे में बता ही दिया है। तो प्रत्यानंद बल होता क्या है बेटा? प्रत्यानंद बल देखो यार, ये है ना बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत करके ये मैं सारे डेफिनेशंस आपके लिए लेकर आया हूं। ये डेफिनेशंस बेसिक्स ही है, ये पता होना चाहिए, तभी चैप्टर आगे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से समझ लो मैं सारी बातें जो बता रहा हूं, क्योंकि यही इस चैप्टर में आगे काम आएगी। मैं बार बार यही चीजें बोलूंगा और ये आपको सवालों में भी लिखा हुआ मिलेगा कि विरूपक बल इतना है, प्रत्यानंद बल इतना है, ये प्रत्यास्थ है, ये अप्रत्यास्थ है, या प्लास्टिक वस्तु है, ऐसी चीजें। ठीक है। चलिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो अंदर आणविक बल के कारण पदार्थ के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यह आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिक्रिया बल या आंतरिक प्रत्यानंद बल कहलाता है ना। प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानंद बल, या इसी को इंग्लिश में हमने स्प्रिंग वगैरह में जब पढ़ा था तो हमने इसे रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला था, है ना। ये वह बल है जिसके कारण वस्तु क्या है, अपनी मूल अवस्था पर वापस आ जाती है। तो अगर मान के चलो जिस वस्तु में प्रत्यानंद बल अधिक है ना, ध्यान समझना कि यदि एक वस्तु है जिसमें प्रत्यानयन बल अधिक है, अरे भाई साहब, प्रत्यानयन बल अधिक मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अधिक प्रत्यास्थ होगी, है ना। जितना ज्यादा प्रत्यानंद बल होगा उतनी ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु होगी। प्रत्यानंद बल कम तो वस्तु उतनी प्लास्टिक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बल हटाने पर वो वास्तविक अवस्था में नहीं लौट पाएगी। संतुलन की स्थिति में आंतरिक प्रतिक्रिया बल का संख्यात्मक मान बाह्य विरूपक बल के बराबर होता है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्प्रिंग वगैरह में कि अगर मान के चलो आपने एक स्प्रिंग है मेरे पास, इस स्प्रिंग पर इधर और इधर 10 न्यूटन का बल लगाया हुआ है। अब उड़ जाएंगे तोते, अब आएगी बात समझ में कि सर क्या बोल रहे थे पहले। ये याद है स्प्रिंग में तुम्हें बताया था कि इधर 10 न्यूटन का इधर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये स्प्रिंग पर जो बाह्य बल लग रहा है वो 0 है, 10 न्यूटन है या 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है ना। यहां पर जो F इक्वल टू kx करते थे, F इक्वल टू माइनस kx करते थे, तो ये F का मान क्या लिखेंगे, 10 के बराबर लिखेंगे और ये माइनस kx के बराबर आएगा। अरे बेटे ये मैंने तुझे समझाया था कि अगर एक स्प्रिंग है उसमें दोनों तरफ से बल लगाना पड़ता है। एक तरफ से स्प्रिंग में बल लगाया तो स्प्रिंग चल देगी, खिंचाएगी थोड़ी ना, प्रसार थोड़ी ना होगा। तो प्रसार करने के या तो इस तरफ दीवार कर दो, इसको इस तरफ से दीवार से टांग दो और लो खींचो इधर, ठीक है। तो ये बढ़िया सी बात है। हाँ सर, अब ये यहां से दीवार से टंगा रहता है, खिंचाएगा तो इसमें यहां पर डिफॉर्मेशन आएगा या इसमें भी यही कंडीशन होगी। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग इधर, ये दीवार जो है 10 न्यूटन का बल दे रही है इधर से, अगर इधर कुछ नहीं है तो दोनों तरफ 10 न्यूटन का बल लगाना ही होगा, तब जाके बात बनेगी। और ये बल अगर मैं F इक्वल टू kx करूंगा तो यहाँ पर F का मान कितना रखूंगा, मैं 10 न्यूटन रखूंगा, है ना। अब ये बाह्य बल भी मेरा उतना ही है और अंदर प्रत्यानंद बल भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो सामने उस समय पे खींची हुई है ना। अब इसके बाद में कुछ नहीं हो रहा, उससे ज्यादा ना तो खिंचा रही है ना तो कंप्रेस हो रही है। तो प्रत्यानंद बल और विरूपक बल जो होंगे वो बराबर होंगे या बाह्य बल के बराबर हो। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी जो मुझे पता होना चाहिए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी, ये भी एक तरीके से डेफिनेशन ही है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज की, जिसे हम कहते हैं प्रतिबल, है ना। प्रतिबल बेसिकली होता क्या है ना, प्रतिबल की डेफिनेशन में पढ़े उससे पहले मैं तुम्हें 2-3 बातें समझाता हूं। देखो क्या होता है बेटा कि अगर मान के चलो कि मेरे पास एक ठोस है, ये एक सिलेंडर के रूप में है। अब मैंने इसमें एक तरफ से बल लगाया, तो अगर एक तरफ से बल लगाया तो चल जाएगा, है ना। अब मैंने इसमें दोनों तरफ से बल लगाया, तो अब दोनों तरफ से बल लगाए तो इसमें दोनों तरफ से बल लगाने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे अणु होंगे, अनंत अणु हैं। तो हमने क्या बोला था, इनके पीछे छोटी छोटी स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये खिंचाएंगे, इसमें प्रसार आएगा, इनकी लंबाई बढ़ने की होगी। तो अगर ये खिंचाएंगे, इनकी लंबाई बढ़ने को होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं सर कि ये बल कितना है, बिल्कुल। लेकिन इस बल को स्टैंडर्ड तरीके से हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब बल के बारे में हम और बेहतर तरीके से कैसे बता सकते हैं। तो उसी के लिए हम एक नया पद लेकर आए जिसे हम बोलेंगे प्रतिबल। प्रतिबल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रतिबल एकदम आसान सी बात है। क्या है वास्तविकता में प्रतिबल? प्रतिबल जो होगा वह होगा हमारा बल बटा क्षेत्रफल। क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। तो इसे हम प्रतिबल कहेंगे, मतलब कि एकांक क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है उसे हम प्रतिबल से चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबल क्या है? बेसिकली पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। तो क्या है प्रतिबल? प्रतिबल को हम सिग्मा से चिन्हित करेंगे। यार किससे चिन्हित करेंगे? सिग्मा से।
है ना, ज्यादातर जगह सिग्मा लिखा हुआ मिलेगा आपको। और ये क्या है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल, तो अगर यह साम्य अवस्था में है तो जितना मैं बाह्य बल लगा रहा हूं उतना ही आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है। तो हमारे जो सवाल होंगे 99% टाइम्स हम यही बोलेंगे कि हमारे, देख एक्चुअल डेफिनेशन में याद रखना आंतरिक प्रतिक्रिया बल है ना, बटे में क्षेत्रफल। लेकिन हम जो सवाल करेंगे 99% केसेस में हमें पता है सर कि हमने बल लगाया तो उसकी वजह से लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो जितना बल हम लगा रहे हैं, ये इसको एक मान के चलो, इसको स्प्रिंग जैसा मान लिया, तो जितना बल हम लगा रहे हैं उतना ही बल आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा। तो यहां पर जो प्रतिक्रिया बल होगा एफ रीस्टोरिंग, वो हमारे एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, है ना, परिमाण अनुसार, और दिशा में उल्टा होगा। अरे यार, हम बल इधर लगा रहे तो स्प्रिंग हम पे अंदर की तरफ बल लगाती है ना, तो दिशा में क्या होगा, उल्टा होगा बस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसे एफ बटे में ए, ये हमारे यहाँ प्रतिबल की परिभाषा हो गई। ठीक है, अच्छा याद रखना बेटा, यहां इसी प्रकार की एक और परिभाषा हमने बचपन में भी पढ़ी होती है, केमिस्ट्री में पढ़ी होती है, फिजिक्स में भी आगे चल के पढ़ेंगे। दाब, क्या दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो वो बल कौन सा है, वो बाह्य बल बटा क्षेत्रफल है। यहां पर क्या है, आंतरिक बल बटा क्षेत्रफल, है ना, एफ इंटरनल अपॉन में एरिया। चलो, तो ये मेरे पास सिग्मा आ गया। तो सिग्मा को, है ना, अगर हम इसके थोड़ी बहुत और चर्चा कर ले, इसके मात्रक वगैरह के बारे में बात कर ले, इसकी विमा वगैरह के बारे में बात कर ले, तो इसका मात्रक क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा यार, तुम्हें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो समझता है ना, बहुत बार बहुत सारी जगहों पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का इस्तेमाल कर लिया हमने ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये एक सिलेंडर है तो इसमें ये वाला जो क्षेत्रफल, इसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलेंगे ना। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक रॉड है, इस आकृति की, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। या अगर मान के चलो एक रॉड है कुछ इस आकृति की, ठीक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर मैं देखूंगा तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या आएगा सर, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो यह स्क्वायर के रूप में आएगा, स्क्वायर के रूप में या रेक्टेंगल के रूप में। तो इसका एरिया जो है हम ए स्क्वायर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या, जैसे हमने इसको सामने से काटा तो क्या दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसका मात्रक हो गया। इसका मात्रक हम चाहे तो छोटा मात्रक न्यूटन प्रति mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके बीच में हम इतना जाएंगे नहीं, हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे ज्यादातर। इसकी विमा क्या आ जाएगी यार, विमा क्या आएगी इसकी सर, विमा क्या आएगी, बहुत बढ़िया, अरे विमा निकाल लो, न्यूटन मतलब m/L/T-2 बटे में L2, तो ये क्या आ गई, ये आ गई m/L-1 T-2, ये इसकी विमा आ गई। अच्छा, कैसी राशि होगी यह स्केलर होगी या वेक्टर होगी, सोचो, स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो सर यह तो है बल बटा क्षेत्रफल है, तो बल तो सर कौन सा बल लेना है हमें यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उस पे लगने वाला बल लेना है ना। अभी आगे चलकर हम इसके और प्रकार देखेंगे तो हम स्पेसिफिक बल की बातें करेंगे, मतलब जो बल क्षेत्रफल के लंबवत है उसी बल के बारे में बात करेंगे, या जो बल क्षेत्रफल के समांतर है उसी बल की बातें करेंगे, है ना। तो हम बल के घटक के बारे में बातें करेंगे, तो इसी वजह से यह हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि होगा ये हमारे लिए। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम यहां पर अभी जो बल देखेंगे वो ऐसा नहीं कि कोई भी बल उठा के रख लिया हमने, अभी हम इसके प्रकार देखने जा रहे हैं ना। जैसे प्रतिबल के प्रकार देखें हम, तो प्रतिबल का जो सबसे पहला प्रकार होता है उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल या हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, जब प्रतिबल वस्तु की सतह के लंब रूप होता है उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो बल है वह वस्तु के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत लग रहा है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे बल है, लेकिन बल के हम घटक लेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं परिमाण लिख सकते हो, बल का परिमाण लिखेंगे हम यहाँ पर, है ना, घटक लेंगे। मतलब कि जो अभी सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे इसके दो प्रकार होते हैं, तो इसमें अगर मान के चलो मैंने इस स्ट्रेस की बात करी तो क्या हो रहा है कि जो वस्तु है उसके लंबवत में बल लगा रहा हूं, उसके क्षेत्रफल के लंबवत में बल लगा रहा हूं, तो
इसी वजह से हम इस प्रतिबल को क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य, है ना, क्षेत्रफल के अनुदैर्ध्य और इसके बाद में अनुप्रस्थ, दो चीजें हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। अनुदैर्ध्य मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल, है ना, या जिस दिशा में हम गति कर रहे हैं उसी दिशा में कण भी गति करते थे, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य कहते थे। तो उसी प्रकार से यहां पर रॉड की दिशा में ही अगर बल लग जाए, रॉड की दिशा में ही बल लग जाए, तो उसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे। मतलब कि क्षेत्रफल के लंबवत बल लग रहा है हमें इसमें, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, एक तनन हो सकता है और एक संपीड़न हो सकता है। और दोनों ही कंडीशन में, है ना, दोनों ही कंडीशन में तनन में क्या होगा कि क्षेत्रफल के लंबवत इस तरफ बल होगा और संपीड़न में क्या होगा, क्षेत्रफल के लंबवत इस तरफ बल होगा। तो ये जो बल है वह क्षेत्रफल के लंबवत है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सी बात क्या है यहाँ पर कि वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं और यह जो बल है वह क्षेत्रफल के लंबवत होगा सदैव, है ना। तो यह वही वाली बात बोलिए, प्रतिबल वस्तु की सतह के लंबवत है, या इसको आसान शब्दों में बोल सकते हो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत बल होता है। ठीक है, या अगर बल लंबवत नहीं भी है तो हमें क्षेत्रफल के लंबवत ही बल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, है ना यार, यहां पर एक दो एग्जांपल करते हैं हम इसके। मान के चलो मेरे पास एक रॉड थी, ठीक है, ये रॉड इधर दीवार से बंधी हुई है, मतलब ये दीवार से तो नहीं हिलने वाली है, मतलब दीवार भी इस पर बल लगाएगी, स्प्रिंग जैसा केस हो गया। अब अगर मैंने बल जो है वो इधर कोण थीटा पर लगा दिया, तो इसमें अगर मुझे सिग्मा लिखना है, और कौन सा लिखना है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिखना है ना, इसे हम सिग्मा परपेंडिकुलर से भी चिन्हित करेंगे यार। किससे चिन्हित करेंगे, सिग्मा परपेंडिकुलर से। और हम इसे लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा एफ परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया, मतलब एफ जो है वो क्षेत्रफल के लंबवत होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं तुमसे सिग्मा परपेंडिकुलर का मान पूछूं तो क्या इस क्षेत्रफल के लंबवत है ये? नहीं सर, एफ जो है वो क्षेत्रफल के लंबवत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके घटक तोड़ सकता हूं। तो यहां पर इसका इधर वाला घटक आएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर वाला जो घटक आएगा वो एफ साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे कौन सा घटक चाहिए, जो क्षेत्रफल के लंबवत हो। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे सिग्मा परपेंडिकुलर लिखना है तो मैं लिखूंगा एफ परपेंडिकुलर बटे में एरिया, या एफ कॉस थीटा बटे में एरिया। एरिया ये इसका एरिया ए मान लिया अभी हमने, अगर त्रिज्या देते तो पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। दिख रहा है वो एफ कॉस थीटा, हाँ चलो दिख रहा है ना, एफ कॉस थीटा लिखा हुआ है वो। देखो अब इसी प्रकार से इसमें और भी कुछ विचित्र सी बातें हो सकती है। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है ना, अब रॉड में यहां पर बल तो सीधे लग रहा है, लेकिन क्षेत्रफल बोला कि इस क्षेत्रफल पर बल नहीं निकालना है, इस क्षेत्रफल पर बल निकालना है। ये किसी कोण थीटा पर क्षेत्रफल है, तो क्या करेंगे, फिर से बल का घटक जो है वो क्षेत्रफल के लंबवत तोड़ लेंगे, या क्षेत्रफल को बल के लंबवत कर सकते हो। आई बात समझ में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है। इस प्रकार का एक सवाल मैं अभी एक और प्रतिबल पढ़ाकर करवाऊंगा आपको, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें चमकना चाहिए। अच्छा, अब इसमें संपीड़न में क्या हो रहा है, इसमें सर बल जो है वो लंबवत लग रहा है, और इसमें लंबाई कम हो रही है और इसमें लंबाई बढ़ रही है। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में मैंने, अगर मेरे पास एक तार था, इस तार में मैंने एक ब्लॉक लटका दिया, तो इसमें क्या आएगा, तनन प्रतिबल आएगा। जहां भी खींचेंगे वहां तनन आएगा, और जहां भी दबाएंगे वहां पे संपीड़न प्रतिबल आएगा। चलिए, इसी प्रकार से इसके जुड़े और भी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट पढ़ लेते हैं यार हम, है ना, कि यह सिर्फ ठोसों में पाया जाता है ना। ये जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो किसमें पाया जाता है, ठोसों में पाया जाता है। जब वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या एवं ऊंचाई में कोई एक विमा अन्य दो से अधिक हो, तब उत्पन्न प्रतिबल जो होगा वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा ना। जैसे जरूरी नहीं लंबाई, अरे लंबाई मतलब क्या है, जैसे अगर मान के एक तरफ पास घन है तो उसमें इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी में परिवर्तन हो सकता है। लंबाई के अनुदिश विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई वृद्धि होती है। प्रतिबल की गणना के लिए, अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, लंबाई के अनुरूप बल लगाओगे तो लंबाई बढ़ जाएगी।
प्रतिबल की गणना के लिए लिया गया क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है ना। जो क्षेत्रफल होता है वह अनुप्रस्थ है ना, जो रॉड है उसके जिस दिशा में बल लग रहा है उसके लंबवत क्षेत्रफल होएगा हमेशा। विरूपक बल के कारण लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न प्रतिबल जो है वो तनन कहलाता है, और विरूपक बल के कारण लंबाई में कमी आने पर उत्पन्न प्रतिबल जो है वह संपीड़ित प्रतिबल कहलाता है। क्लियर है? जो छोटी छोटी सी बातें हमने पढ़ी। इसी प्रकार से इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा ये अगला प्रकार का, अब एक प्रकार का प्रतिबल हमने पढ़ लिया ना, 3 प्रकार के होंगे छोटे छोटे से तीनों। अगले प्रकार का जो प्रतिबल पढ़ने जा रहे हैं हम उसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब यह क्या होता है, यदि विरूपक बल लगाने पर किसी ठोस की विभिन्न सतहों के मध्य सापेक्षित विस्थापन होता है तो उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण, इसे हम अपरूपण भी बोल सकते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहलाता है या स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाता है ना। अब देखो ये कब होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, वो तो आसान था समझने के लिए, ये इसको थोड़ा सा मजा आता है समझने में ना। कौन सा प्रतिबल जो है वह सतह के समांतर लगता है, तो सतह के समांतर जो प्रतिबल लग रहा है ना, सतह के समांतर जो प्रतिबल लगेगा या जो बल लगेगा वह प्रतिबल जो है वह स्पर्श रेखीय प्रतिबल उत्पन्न करेगा। सर ऐसा एग्जाम्पल है क्या हमारे पास कोई? बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल को हम समझते हैं। देखो यार, जब भी हम चीजों को काटते हैं है ना, या मान के चलो कि यहां पर मेरे पास एक ठोस था है ना, अब क्या हो रहा है कि इसे मैंने से काटा या इधर वाली जो सतह है वो इसके सापेक्ष गति कर जाए तो वह वहां पर जो स्ट्रेस आता है उसे हम है ना, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं है ना। अच्छा, इनके ना इंग्लिश नाम भी बता देता हूं मैं आपको। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल का जो अंग्रेजी में नाम होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। इधर लिख दूं क्या? इधर लिख देते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने जो पढ़ा इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं है ना। इसके बाद में अभी जो हम पढ़ रहे स्पर्श रेखीय, इसे हम टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस कहते हैं, और इसे हम सिग्मा पैरेलल से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे? सिग्मा पैरेलल से। ठीक है, तो सिग्मा पैरेलल से चिन्हित करेंगे। अब सिग्मा पैरेलल जो होगा वह बराबर होगा एफ पैरेलल बटे में एरिया के। किसके बराबर होगा? एफ पैरेलल बटे में एरिया के। तो एफ पैरेलल मतलब कि सतह के समांतर जो प्रतिबल लग रहा है उसकी कहानी होगी। क्लियर है? तो यहां पर अब इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं सर कि अगर मान के चलो आपने एक रॉड ली है ना, एक रॉड ली और इस रॉड को आप यहां पर इधर से आपने बांध दिया। अब आप इधर की तरफ बल लगा रहे हो, अब ये घूमेगी नहीं, घूमे नहीं, क्या होगी, ये से मुड़ जाए। अब यार इसको मोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं मुड़ेगी यार, ये मुड़ जाए, ये देखो मुड़ेगी है ना। आप मुड़ गई सर, सच में मुड़ गई, नुकसान करवा दिया तुमने डी इनका। देखो अब सीधी कर देते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसे बार बार मोड़ूंगा, जैसे मैंने मोड़ा तो ये अभी क्या हुआ है, अभी ये कौन सा प्रतिबल लगाया है, ये एक्चुअल में सर सतह के समांतर बल लगाया ना। देख, अगर मैं अपना बल देखो तो ये क्या है, ये वाली जो सतह है सर ये भी तो एक सतह है। नहीं 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 नहीं, यहां पर विरूपण किस दिशा में आ रहा है, ये सर ये वाली जो सतह है, बहुत छोटी सी सतह ना, इतनी सी सतह के समांतर मैं ऐसा बल लगा रहा हूं। देख ऐसा बल, ये बल जो है वो सतह के समांतर लगा तो ये घूम गई। तो यहां पर जब भी हम चीजें कटती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं यार इसका, जब भी चीजें कटती है ना, जैसे मान के चल कि तुझे आलू काटना है, प्याज काटना है, फल काटना है, तो जब हम काटते हैं तो चाकू कैसे ऐसे चलाते हैं, हम ऐसे दबा दिया फूट जाएगा, नहीं सर। अगर हम किसी भी चीज को काटते हैं तो अगर हम फील ले, मान के चलो कि यार यहाँ पे तुम्हारे पास एक रॉड है या कुछ भी मान सकते हो यार, फल सब्जी मान लो ना, गाजर ऐसा कुछ है, इसको काटना है तो काटोगे तो सर जो चाकू है वो इधर चलेगा, तो चाकू जो है ऐसा चलेगा, मतलब कि सतह के समांतर चलेगा, तभी जाके इसके दो अलग अलग हिस्से मिलेंगे हमें। क्लियर है? तो यहां पर जो बल बनता है ये कौन सा, सॉरी प्रतिबल जो बनता है वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाता है। तो इसमें सतह के समांतर हमें बात करना होगी। जैसे अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल देखा था वही का वही एग्जाम्पल अगर हम यहां पर करना चाहे कि सर यहां पे एक रॉड थी आपने बताया था, और बल जो है वो किसी कोण थीटा पर लग रहा था,
तो अगर मुझे इसमें सिग्मा पैरेलल लिखना है, मतलब कौन सी स्ट्रेस लिखना है मेरे को यहां पर सर शेयर स्ट्रेस लिखना है। तो शेयर स्ट्रेस लिखूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं लिख सकता हूं सर एफ पैरेलल। तो इस सतह के समांतर, तो दो घटक, ये एक एफ कॉस थीटा था, ये वाला घटक एफ साइन थीटा था। तो कौन सा बल जो है वो सतह के समांतर है, तो सर वह बल जो सतह के समांतर है एफ पैरेलल बटे में एरिया, तो वह है एक्चुअल में एफ साइन थीटा अपॉन में एरिया। क्या है, एफ साइन थीटा अपॉन में एरिया, मतलब बल का वह घटक जो इस एरिया के समांतर होगा वह एफ साइन थीटा होगा। तो यह सिग्मा पैरेलल कहलाएगा यार, है ना। बहुत मजेदार सी और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ये, है ना। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए कब कौन सा घटक लिया मैंने, है ना। इसी में हम और भी आगे बातें करते हैं, है ना, और एक दो और बातें पढ़े उससे पहले मैं तुम्हें एक सवाल करवा देता हूं, है ना। एक बढ़िया सा सवाल मेरे दिमाग में है, मान के चलो अभी मैं एक सवाल मैंने तुम्हें बताया था ना वहां पे जो पीछे बनाया था मैंने, वही सवाल देखते हैं। मान के चलो हमें बोला है कि इसका ये अनुप्रस्थ एक रॉड है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वह ए है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। अब इस पे दोनों तरफ बल लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ठीक है। अब हमें बोला है कि इस क्षेत्रफल से किसी कोण, है ना, ऐसा बना लो, कैसे ऐसा भी बना लो, कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बना लो। मतलब कि लंबवत से किसी कोण थीटा पर, लंबवत से किसी कोण थीटा पर, है ना, इसके लंबवत से किसी कोण थीटा पर, यहां पर जो प्लेन आएगा, है ना, यहां पर ये जो प्लेन आएगा इस पर हमें बताना है, इस प्लेन पर बताना है कि स्ट्रेस क्या क्या होगी, मतलब इसमें सिग्मा पैरेलल और सिग्मा परपेंडिकुलर क्या होगा, है ना। ध्यान समझो, अगर मैंने इस क्षेत्रफल पे बोला होता तो आसान था, एफ इधर है तो एफ परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा परपेंडिकुलर एफ अपॉन में ए हो गया होगा था, सिग्मा पैरेलल शून्य हो गया होता। क्यों, क्योंकि ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है वो क्षेत्रफल के समांतर है। मेरे को इस क्षेत्रफल पे नहीं चाहिए, मेरे को यहां पर कोई कोण थीटा पर कोई क्षेत्रफल है उस पर बातें करना है। तो देखो क्या होगा बेटा, यहां पर अगर मैं इस क्षेत्रफल को बनाऊं एक बार के लिए, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल पर बल इस तरफ लग रहा है ना, बल जो है वो इधर लग रहा है। तो ये वाला जो बल है, देखो यार ध्यान समझना, ये वाली दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा है। तो मैंने तुम्हें ये भी सिखाया है कि अगर दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा तो उनकी लंबवत रेखा है, मतलब ये जो है, ये एफ जो है वो इस रेखा के लंबवत है, और ये जो कोण थीटा पर इसके लंबवत ये वाली रेखा आएगी, तो इनके मध्य कोण भी क्या होगा, थीटा आएगा। तो अभी जो एरिया है इसमें मैं बल के घटक करना पड़ेंगे, क्योंकि देखो यार हमें जो बल दिया हुआ है वो एरिया के किस एरिया से किसी कोण थीटा पर है, क्योंकि इस एरिया पे हमें पूछा है इसने, है ना। हमसे अगर इस एरिया पे पूछता तो सवाल ही आसान होता। यहां पर हम इसे घटक कर सकते, एक घटक होगा एफ कॉस थीटा जो मेरा एफ परपेंडिकुलर हो गया है, और एक घटक होगा एफ साइन थीटा जो मेरा एफ पैरेलल हो गया है, क्योंकि यह सतह के समांतर है और यह सतह के लंबवत है। अच्छा, अब सर आगे बढ़े उससे पहले मुझे एरिया भी पता करना होगा। तो देखो यार यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये ए है, तो ये वाला या मान सकता हूं मैं यहां पर ये जो एरिया ये ए है, तो किसी कोण थीटा पर मान के चलो तो कैसा काटा, ये मेरे पास रॉड थी उसको ऐसे सीधे ना काटते हुए ऐसे काट दिया, है ना। जैसे तुमने देखा होगा ना कि शादी वगैरह में जाते हैं तो ककड़ी या गाजर मूली वगैरह वो ऐसे सीधे सीधे नहीं काटते, है ना, ऐसे से नहीं काटते, वो ऐसे से काट के देते हैं ना, तो लंबे 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 ऐसे उसमें पीसेस बनते हैं। तो वैसा ही कुछ आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। क्या किया कि मैंने गाजर को ऐसे ना काटते हुए किसी कोण पे काटा है, आया समझ में। तो यहां पर अरे तुम फील कर पा रहे हो ये चीज, है ना, ये मतलब शादी वगैरह में जाओ तो वहां पे बिल्कुल रहते हो ना, एकदम सजा कर रखते हो, और फिर हमारे दिमाग में आता है यार इनके पास ऐसा कैसा गाजर है ना। नहीं, हमारे घर में भी होता है, लेकिन हमारे घर में हम क्या करते हैं, ये जैसे मान के चलो गाजर है तो हमारे घर में ऐसे 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 काट दिए, उन्होंने ऐसे ऐसे काटा हुआ है ना। तो इस वजह से लंबे 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 पीस बनते हैं उसके। चलो देखो
तो अब हम यहाँ पर इसमें ये एरिया निकालते, तो ये वाला क्षेत्रफल कैसा होगा, कैसा आएगा। तो देखो सर, एक क्षेत्रफल ये रहा, हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, चल गोली मार दे इसे। मान के चल यहाँ पर एक रेखा जो है ये एक ए है, ये लंबाई ए है, ये कोण थीटा है। अब ये बताना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस त्रिभुज में मुझे आधार पता है, कोण के साथ बनने वाला जो कोण के साथ बनने वाली जो भुजा है वो मेरे लिए आधार होती है। तो मैं क्या यहाँ पे cos थीटा लिख सकता हूँ, कोण के साथ भुजा दी है तो cos थीटा लिखना होगा। ये होगा ए बटे में, ये वाला एरिया ए डैश बोल देते हैं हम, तो ए बटे में ए डैश, या ए डैश का जो मान आ जाएगा सर जी वो ए बटे में cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बटे में cos थीटा। ये मेरे पास आंसर आ गया, कहानी खत्म हो चुकी है। तो ए बटे में cos थीटा जो होगा वो मेरा जवाब आ चुका है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ए बटे में cos थीटा, बस अब आगे कुछ नहीं करना हमें लिखना होगा सिग्मा पैरेलल और सिग्मा परपेंडिकुलर। सिग्मा पैरेलल मतलब कि क्या होगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, तो हो जाएगा एफ पैरेलल अपॉन में एरिया। एफ पैरेलल का मान कितना है, एफ साइन थीटा अपॉन में एरिया, एरिया है ए डैश या ए बटे में cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ बटे में ए साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा गिली गिली छू कर एफ बटे में 2a साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। उड़ गए तो थे, अरे साइन 2 थीटा कहां से आ गया। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ाई थी कभी, है ना। साइन 2 थीटा, सर साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब जरा एक बार बताओ मैंने सही किया क्या। अगर मैंने यहां पर साइन 2 थीटा की जगह, साइन 2 थीटा की जगह मैंने यहां पर साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा cos थीटा लिखा तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया फाइनली, ये मेरा सिग्मा पैरेलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे लिए, सिग्मा पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला लिखते हैं हम इसी प्रकार से। अरे कॉपी पे पेन चला ले मेरे प्यारे, आंसर आ जाएगा। चलो इसी प्रकार से और एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं हम बातें करते हैं सिग्मा परपेंडिकुलर की। किसकी बातें करेंगे, सिग्मा परपेंडिकुलर की। सिग्मा परपेंडिकुलर होगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया। तो एफ परपेंडिकुलर कितना है सर, ये परपेंडिकुलर है एफ cos थीटा बटे में एरिया। एरिया कितना है, ए बटा cos थीटा है। तो सर ये cos थीटा जो है cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो गया एफ बटे में ए cos स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास सिग्मा परपेंडिकुलर आया या सिग्मा पैरेलल आया। क्लियर है कहानी। ऐसा पूछ सकते कि सिग्मा पैरेलल का मैक्सिमम मान, सिग्मा परपेंडिकुलर का अधिकतम मान वगैरह, है ना। तो अगर मान के चलो मुझे निकालना है सिग्मा पैरेलल का मैक्सिमम मान कितना आएगा, तो सर इसका अगर मैक्सिमम करना है तो यहां पर एफ बटे में 2a करूं मैं और इसमें इसका मैक्सिमम करना है, मतलब साइन 2 थीटा जो है वो 1 हो जाए। साइन 2 थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम करना है तो मतलब कि यहाँ पे इंटू 1 हो जाए, मतलब क्या हो जाए साइन 2 थीटा जो है वह 1 आ जाए। साइन 2 थीटा कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो साइन 2 थीटा 1 कब होगा, ये तब होगा जब 2 थीटा जो है वह π/2 के बराबर होगा या थीटा जो है वह π/4 या 45 डिग्री के बराबर होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं सही बोल रहा हूं, है ना, कि अगर मैंने यहां पर साइन 2 थीटा कहां गया रे, है ना, ये रहा साइन 2 थीटा में अगर थीटा का मान 45 डिग्री रख दिया, 45 डिग्री मतलब 45 इंटू 2 करूंगा तो 90 आ जाएगा। तो साइन 90 जो होता है वो 1 हो जाएगा। तो एफ बटा 2a जो होगा वो सिग्मा पैरेलल का अधिकतम मान आएगा। मतलब कि अगर 45 डिग्री पर इसे काटा गया है तो वहां पर मुझे सिग्मा पैरेलल का अधिकतम मान मिल जाएगा। सिग्मा परपेंडिकुलर का अधिकतम मान तो सर जब थीटा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। क्योंकि यहां पर अगर इसका मैक्सिमम चाहिए मुझे तो इसको 1 करना होगा। तो cos थीटा 1 कब होता है, और तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है, मैक्सिमम मिनिमा अधिकतम मान न्यूनतम मान थीटा पर निर्भर कर रहा है, ये 1 कब होता है, जब ये 90 डिग्री हो जाए। तो 2 थीटा 90 डिग्री मतलब थीटा 45 डिग्री। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 हो जाए। तो 0 मतलब कि क्या होगा, ये वाला एरिया, लाल वाला एरिया ले लूं मैं, तो यहां पर पैरेलल खत्म हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही बचेगा। 45 डिग्री पे काटूंगा तो यहां पर पैरेलल का अधिकतम मान आ जाएगा। क्लियर है, छोटी छोटी सी बातें, है ना। तो ये सब कुछ हमसे बनना चाहिए, इसमें छोटा छोटा सा गणित है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसी के आधार पर।
अब हम आगे बातें करेंगे, है ना, और हम एक और प्रकार के प्रतिबल के बारे में बात करते हैं, इसको हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, है ना, अपरूपण प्रतिबल। और इसके साथ ही साथ हम एक और बात करने वाले हैं जिसे हम विकृति कहते हैं ना। ये दो और इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है आज की क्लास में। तो अपरूपण प्रतिबल क्या होता है ना। अच्छा सॉरी यार, शियर स्ट्रेस हमारा हो गया है, एक मिनट, हम एक मिनट, है ना, चलो इसको थोड़ी सी दूसरी परिभाषा के रूप में पढ़ रहे हैं हम इसे, है ना। बाकी फिर हम इसमें एक और दूसरा प्रतिबल पढ़ना चाह रहे थे। अपरूपण या शियर ये वही है, स्पर्श रेखीय जो हमने पढ़ा। जब प्रतिबल वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्श रेखीय होता है तो उसे हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अगले प्रकार में हमें जो प्रतिबल पढ़ना है, इसकी हेडिंग मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, है ना। ये पहले प्रकार का प्रतिबल था, देखो ये अनुदैर्ध्य जो था वो पहले प्रकार का प्रतिबल था। ये स्पर्श रेखीय या अपरूपण दूसरे प्रकार का प्रतिबल था। ये भी उसी के बारे में बातें लिखी गई है ना। और जो तीसरे प्रकार का प्रतिबल अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, है ना, वह जो प्रतिबल होता है उसे हम आयतन प्रतिबल कहते हैं। आयतन प्रतिबल, इसे हम सिग्मा वी से चिन्हित करेंगे, है ना। ये फोटो एक्चुअल में आयतन प्रतिबल का ही है। तो ये आयतन प्रतिबल क्या होता है, सिग्मा वी क्या होता है। सिग्मा वी एक्चुअल में बेटा जो बल होता है वह सतह के लंबवत होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह जो है यह तरल में, ज्यादा ठोस में भी परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन यह तरल के लिए सही रूप से बोला जाता है। अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक ठोस है जिसमें हर दिशा से बल लग रहा है, हर दिशा से जो बल लगता है उसे मैं दाब कहता हूं। क्या कहता हूं, दाब, है ना। देखो यार, एक्चुअल में इसमें और बाकी सब जो पढ़ा हमने उसमें क्या फर्क है। प्रतिबल में क्या होता है कि प्रतिबल में, या इसके पहले वाले जो प्रतिबल पढ़े थे हमने, उनमें क्या हो रहा था कि हमने अगर रॉड में बल लगाया, जैसे देखो ये वाले सवाल पे ही समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं, इनमें भी समझ सकते हैं कि हमने बल लगाया। तो यार देखो ऐसा होगा ना कि अगर आप चाकू से गाजर काट रहे हो तो गाजर अगर यहां चाकू चला तो यहीं से कटेगी, यहां से थोड़ी ना कट जाएगी। या अगर हमने यहां पर इसके पहले जो सवाल कर रहे थे इसमें भी देख सकते हैं बल इधर लगा रहे हैं हम, तो बल जो है वो सर उस क्षेत्रफल पर लग रहा है, इसी दिशा में बल या इसी बल के घटक वटक करने पड़ रहे हैं हमें, है ना। और इसके अलावा हमने अगर मान के चलो संपीड़न का बल लगा तो इधर लगाया, तो इसकी वजह से इसकी लंबाई ऐसी कम हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं आयतन प्रतिबल की बात करूं तो ये क्या होता है, फ्लूइड में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये पास्कल का नियम होता है जो आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, कि अगर मैंने यहां पर एक पिस्टन होता, मेरी बोतल में पिस्टन लगा हुआ, तो पिस्टन से इंजेक्शन जैसा है ना, तो अगर पिस्टन से अगर मैंने यहां पर इसे दबाया होता तो इसमें यहां पर मैंने बल तो इस दिशा में लगाया, मैंने बल तो नीचे वाली दिशा में लगाया बॉटल पर, लेकिन जो बॉटल के दीवारें हैं वो भी उसे कंप्रेस करती, है ना। मतलब भले ही मैं यहां पर बल इस दिशा से लगाता लेकिन बल उसे हर दिशा से मिलता। ये आयतन में, ये आयतन के लिए होता है और ये तरल के लिए जरूर होता है ना। कि देखो तरल में, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड और गैस में और या लिक्विड में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सॉलिड में जहां पर बल लगाते हैं हम, बल केवल उसी क्षेत्रफल पर लगता है, लेकिन तरल में ऐसा नहीं होता है। तरल में अगर आप इधर बल लगाओगे तो हर जगह से उसमें बल लगने लगेगा, है ना। अगर मान के चलो हमको गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरना है, तो गैस जो कंप्रेस करके है सिलेंडर में भरी हुई, क्योंकि बेटा सॉलिड में क्या होता है, अणु मुक्त रूप से नहीं घूम सकते, लेकिन तरल में, और मैं गैस की बात करूं या लिक्विड की बात करूं, उनमें अणु मुक्त रूप से घूम सकते हैं। तो जब हम उसमें दाब लगाते तो अणु पर जो इधर इधर अगर आपने, है ना, देख अगर मान के चल मेरे पास एक सॉलिड रॉड है, तो अगर आपने उसे कहीं से पैक नहीं करा और आप इधर से बल लगाओगे तो वो बल जो है उसके क्षेत्रफल पर लगेगा। लेकिन अगर मान के चले गैस है, मैंने इधर से बल लगाया और इधर से कोई भी पैकिंग नहीं कर रखी है, तो उसे बल लगाऊं तो गैस तो भाग जाएगी उधर। आई बात समझ में, है ना। अगर मान के चलो कि जैसे मेरे पास एक सॉलिड है ना, मेरे पास ये सॉलिड है, तो इसमें मैंने इधर दोनों तरफ से बल लगा रहा हूं, तो क्या बल लगेगा, प्रतिबल आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मान के चलो मेरे पास ये गैस है ना, मेरे पास ये गैस है, ये हवा है, तो हवा में इधर से बल लगा रहा हूं, ये हवा दब जाए, अरे कहां दबेगी, वो हवा इधर से निकल गई सर बाहर, है ना। तो इसमें पूरे आयतन पर प्रतिबल लगता है ना। गैस में वैसे परिभाषित हम ठोस के लिए भी करेंगे, लेकिन इसमें जो प्रतिबल होता है पूरे आयतन के लिए होता है, तो इसलिए हम आयतन प्रतिबल बोलेंगे और यह हमारा दाब के बराबर ही होता है, और ये होगा F/A।
है ना। केवल आयतन प्रतिबल ही है जो दाब के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तरलों में लग रहा है ना। तो इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तरलों में सिर्फ आयतन प्रतिबल पाया जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि प्रतिबल भले ही ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन तरलों में सिर्फ आयतन प्रतिबल पाया जाता है। ठीक है। तरल में जो दूसरा प्रतिबल, मतलब कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुप्रस्थ प्रतिबल, वो नहीं पाया जाएगा। तरल में क्या होगा? केवल और केवल आयतन प्रतिबल ही होगा। क्योंकि तरल में आप ऐसे ना, जैसे तरल फिसल गया है ना, या गैस के ऊपर से फिसल रही है, हाँ वैसा हो सकता है, लेकिन आप उसे ना तो संपीड़ित कर सकते हो, ना तो प्रसारित कर सकते हो, ना तो आयतन में कमी कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको दाब लगाना होगा। यह वस्तु के आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन करता है, आकृति में नहीं, है ना। मतलब कि क्या होता है कि यह इसका घनत्व बढ़ाएगा, घनत्व बढ़ाएगा, या यह इसका दाब बढ़ाएगा, या अगर हमने दबाया तो यह कम भी कर सकता है। विरूपक बल सतह के समस्त बिंदु पर लंबवत लगता है ना। सतह में जितनी जितनी सतह होगी उनमें हर एक बिंदु पर विरूपक बल जो है वो लंबवत लगेगा। ये हम फ्लूइड में, अगर आपको पास्कल का नियम पता हो बेटा तो आप फील भी कर सकते हो। पास्कल के नियम का ऐसा फोटो वगैरह आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, कि अगर सर हमने यहाँ पर एक पिस्टन लिया, इसमें गैस भरा हुआ है, और अगर हमने ऊपर से दाब लगाया तो ये दाब जो है वो इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से हर एक जगह से इस पर दाब लगने लगेगा। ठीक है। तो अब भले ही हम ऊपर पिस्टन को दबा रहे, लेकिन दीवारें भी उस पर बल लगाएगी। तो यह कौन सा है? यह जो प्रतिबल है वह आयतन प्रतिबल कहलाता है। ठीक है। फिर इसकी गणना करने के लिए क्षेत्रफल आरोपित बल के लंबवत लेना होगा। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। यह दाब परिवर्तन के तुल्य होता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, यह दाब परिवर्तन के तुल्य होता है, क्योंकि दाब परिवर्तन के कारण ही आयतन में परिवर्तन होता है। क्योंकि ये आयतन में परिवर्तन लाना है हमें, तो यह किसके तुल्य होगा? दाब के, क्योंकि तरल के लिए। बाकी ठोस के लिए तो कुछ भी हम नहीं बोल सकते ना। ठोस में ठोस के लिए तो हम दूसरे प्रतिबल परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ठोस में जिस बिंदु पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें ये याद रखने की ट्रिक, कि जब ठोस में किसी भी बिंदु पर बल लगाएंगे तो वो उसी ही बिंदु पर लगेगा, लेकिन तरल में अगर हमने यहां बल लगा तो वो किसी भी जगह पर बल लग सकता है। मतलब बल जो है वो हर एक सतह के लंबवत लगेगा इसमें। क्लियर है कहानी? चलिए, अब हमने ये जो सब कुछ प्रतिबल की कहानी पढ़ी, उसी कहानी के आगे बढ़ते हैं और एक और छोटा सा प्रतिबल पढ़ते हैं, है ना। इसको हम भंजन प्रतिबल। ये प्रतिबल हमारे कोई अलग प्रकार का प्रतिबल नहीं है, लेकिन ये बस आप नाम से याद रख सकते हो। आपको अगर कल को भंजन प्रतिबल पूछ ले तो कैसे निकालते हैं। बाकी हमारे जो प्रतिबल थे वो 3 प्रकार के ही थे। देखो, अगर अब हम भंजन प्रतिबल की बात करें तो भंजन प्रतिबल क्या होता है? भंजन मतलब तोड़ना। तो वह प्रतिबल जो वस्तु को तोड़ने के लिए आवश्यक हो, उसे हम भंजन प्रतिबल या अंतिम सामर्थ्य कहते हैं। भंजन प्रतिबल जो होगा वो सिग्मा बी से चिन्हित करेंगे, ये F बटे में A हो जाएगा, है ना। ये वस्तु का आंतरिक गुण होता है। भंजन प्रतिबल जो होता है वस्तु का आंतरिक गुण होता है। ठीक है। मतलब कि जो भंजन प्रतिबल है वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर और अशुद्धि पर। ठीक है। भंजन प्रतिबल जो है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, मोटाई पर या आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता है। ये भंजन प्रतिबल क्या है? ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है कि किसी भी वस्तु को तोड़ने के लिए तुम्हें कितना बल लगाना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए अगर मान के अगर किसी भी वस्तु को तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए मुझे इन सबके अणु दूर दूर करने पड़ेंगे। तो ये इसका आंतरिक गुण हो गया, क्योंकि ये आणविक बल पर निर्भर करेगा। और इसी प्रकार से अगर मैं सिग्मा बराबर F बटा A लिख रहा हूं या F का मान लिख रहा हूं तो सिग्मा इंटू A लिख सकता हूं। तो यहां से बल जो देख, अगर मोटा तार होगा तो उसको तोड़ने के लिए बल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, पतले बल को तोड़ने के लिए, पतले तार को तोड़ने के लिए बल कम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन दोनों कंडीशन में प्रतिबल जो है तोड़ने के लिए वो हमेशा समान होगा, है ना। प्रतिबल जो होता है वो कैसा होता है? आंतरिक गुण होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको याद रखनी होगी। तो तार पे लगाया गया अधिकतम बल जो है वो निर्भर करता है
काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, अशुद्धि पर, मतलब इन सब पर तो निर्भर कर ही रहा है, साथ ही साथ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी बल निर्भर करेगा, है ना। अगर मेरे पास मान के चलो मोटा बल है, ये एग्जांपल समझ लेते हैं, मान के चलो मेरे पास एक मोटा तार है, ये पतला तार है, तो इन दोनों को तोड़ने के लिए जो प्रतिबल होगा, भंजन प्रतिबल, वो दोनों के लिए बराबर होगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि सर इसमें क्षेत्रफल है ना, ये भंजन प्रतिबल 1 का, भंजन प्रतिबल 2 का, तो ये क्षेत्रफल जो है 1 का वो ज्यादा है दूसरे से, इसी वजह से बल जो लगेगा पहले वाले को तोड़ने के लिए अधिक लगेगा दूसरे वाले के मुकाबले। आई बात समझ में बेटा? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करना चालू करते हैं विकृति पर। विकृति क्या होती है कि एक वस्तु विमा में परिवर्तन ये तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। देखो यार, अब हमने क्या करा, हमने 3 प्रकार के प्रतिबल पढ़े, तो इन तीनों प्रतिबल के कारण क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लंबाई में या अलग अलग प्रकार आकृति में परिवर्तन या आयतन में परिवर्तन वगैरह हो रहा है। तो उसी के कारण क्या करेंगे, हम 3 प्रकार की विकृति डिफाइन करने वाले हैं, है ना। कि हमने उसमें लंबाई में परिवर्तन हुआ तो उसको मापेंगे कैसे, तो एक भौतिक राशि विकृति से परिभाषित करते हैं। विकृति को ऐसे ई से चिन्हित करेंगे ना, इसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसे हम ऐसे डिजाइन वाले ई से बनाएंगे। और स्ट्रेन जो होगा बेटा, स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं परिवर्तन बटा, देखो परिवर्तन लंबाई में भी हो सकता है, आयतन में भी हो सकता है, बटा प्रारंभिक विमा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो अब जैसे अगर हमें यहां पर सबसे पहले प्रकार, अच्छा प्रकार पे जाओ, उससे पहले इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें। ये क्या है, एक अनुपात है यार, है ना, ये क्या है, एक अनुपात है। तो अनुपात में हमें पता है सर कि अगर ये एक अनुपात है तो इसमें यहां पर विमा नहीं होगी, है ना, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई होगा, आयतन में परिवर्तन बटा आयतन होगा। तो यह क्या होगा, यह अनुपात है तो यह कैसा होगा, यह एक विमाहीन और मात्रकहीन विमाहीन और मात्रकहीन रहने वाला है। मतलब ना तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ना तो विमा में परिवर्तन हो रहा है, ना तो मात्रक में परिवर्तन हो रहा है, ना तो मतलब ये मात्रकहीन और विमाहीन रहने वाला है। तो इसी प्रकार से हम जो विकृति और 3 प्रकार की विकृति बोलेंगे, इसे हम रेखीय या अनुदैर्ध्य विकृति कह सकते हैं। ये क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। यदि विरूपक बल केवल लंबाई में परिवर्तन करे तो उत्पन्न विकृति रेखीय विकृति अथवा तनन विकृति कहलाती है ना, या हम अनुदैर्ध्य विकृति बोल सकते हैं। विरूपित बल की दिशा में उत्पन्न रेखीय विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति तथा विरूपक बल की लंबवत दिशा में उत्पन्न रेखीय विकृति पार्श्वक विकृति कहलाती है ना। तो हम इसके ऐसे नाम हैं भैया, ये बस हम इसको बेसिकली रेखीय विकृति ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा। अगर आपने इसे खींचा तो इसमें डेल्टा एल बटा एल हो जाएगा। तो डेल्टा एल बटा एल जो होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। और कौन सा स्ट्रेन, हम इसे लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। इसी प्रकार से बेटा हम एक और बात करते हैं, इसको बोलते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होगा कि अगर मान के चलो हमने यहाँ पर मेरे पास जो सॉलिड था उसे दबाया तो उसका आयतन कुछ कम हो गया, तो दाब में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन हुआ। तो यदि विरूपक बल केवल आयतन में परिवर्तन करे तो उत्पन्न विकृति आयतन विकृति कहलाती है। यह आयतन विकृति, इसे हम इसे एप्सिलॉन परपेंडिकुलर से चिन्हित कर देंगे और इसे हम इसके नीचे एक छोटा सा वी बना देंगे आयतन के लिए। तो देखो डेल्टा वी बटे में वी, मतलब आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, बस छोटे छोटे से अनुपात। इसी प्रकार से अब तीसरे नंबर का जो है स्पर्श रेखीय विकृति है ना। तो अब देखो क्या होता है बेटा, स्पर्श रेखीय की कहानी थोड़ी सी अलग है ना। क्या होगा कि अगर हमने इसमें मान के चलो मेरे पास एक वस्तु है, इसमें इस सतह के समांतर बल लगाया, सतह के समांतर बल लगाया, तो इसकी वजह से यह लंबाई में परिवर्तन वगैरह नहीं हुआ। क्या होगा, या ऐसा आप समझ सकते हो कि यार मेरे पास एक कॉपी थी, एक कॉपी को मैंने ऐसा बल लगाया, कॉपी पर बल लगाया, तो क्या होगा,
वहां पर उसके ऊपर वाले पेजेस आगे फिसल जाएंगे, तो ऊपर वाले पेजेस आगे फिसल जाएंगे तो ऊपर वाली सतह जो है वो कुछ आगे चलेगी। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ये कोण कोई थीटा बना दिया। क्या बना दे? कोई कोण थीटा। तो यह यहाँ क्या होता है, यदि विरूपक बल वस्तु के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति में परिवर्तन कर दे तो उत्पन्न विकृति स्पर्श रेखीय विकृति कहलाती है ना। और इसे हम जो परिभाषित करेंगे, इसे हम बोलेंगे एप्सिलॉन पैरेलल, और इसे बोलेंगे थीटा के बराबर। ये कोण थीटा के बराबर है ना। ये कोण बहुत छोटा होगा तो इसे हम लगभग डेल्टा एल बटा एल लिख सकते हैं। डेल्टा एल क्या है? ये भुजा है, और एल जो है वो ये वाली भुजा है ना। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमने सिर्फ बल लगाया, इसकी हाइट h थी, उसकी वजह से x आगे खसक गई, तो हम इसे चाहे तो थीटा को x बटा h भी लिख सकते हैं। यह हमारे लिए एप्सिलॉन पैरेलल या यह हमारे लिए जो स्पर्श रेखीय विकृति है वो बनेगा। आई बात समझ में? तो विकृति जो है बेटा वह दो प्रकार की विकृति बोली हमने पहले। तो हमने पहले बोला आयतन और बोला रेखी, इनको परिभाषित करना आसान था, डेल्टा एल बटा एल, ये भी होगा डेल्टा वी बटा वी। इसमें जो विकृति तीसरे नंबर की स्पर्श रेखीय विकृति वो कोण के रूप में हम परिभाषित करें। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बटे में एल। तो ये तीनों प्रकार की विकृति जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये एक्चुअल में ये वही सवाल है जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो यार इसका सॉल्यूशन मतलब उस सवाल के लिए अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको एक बार पढ़ लेना। आप मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो सवाल है ये सवाल एग्जैक्टली वही सवाल है जो हमने अभी सॉल्व किया। चलिए अब हम आखिरी बात पढ़ते हैं आज की क्लास की, जिसे हम कहते हैं हुक का नियम, है ना। अब हमने जब इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो एक छोटी सी बात हम पढ़ेंगे जिससे हमारे आज की क्लास के सारे टॉपिक भी खत्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ फिर हम अगली क्लास में इस पर और आगे डिस्कशन भी करेंगे। देखो क्या था, एक साइंटिस्ट थे हुक नामक। कौन थे? हुक बाबा, HOOK, है ना। ये कपड़े टांगने वाले हुक नहीं है, इनका नाम है हुक। तो देखो है ना, देखो कैसे नाम रख दिए, है ना। इनके मम्मी पापा ने हुक नाम रख दिया। हमारे यहाँ हुक पे कपड़े टांगते, है ना, इनका नाम ही हुक रख दिया, है ना। वैसे मतलब फॉरेन वालों का मतलब दिमाग ना चलो, उनका नाम हो जाए चम्मच, प्लेट, है ना। हम क्या नाम चलो, तपेली। ये तपेली साइंटिस्ट आए हमारे बीच, है ना, या हमारे बीच में, है ना, ऐसा कुछ भी नाम रख दे यार वो, है ना। चम्मच साइंटिस्ट है ना। अब चम्मच नाम रख दिया, हुक नाम रख दिया उसके घर वालों ने उसका, है ना। अब चलो उनकी भाषा में कुछ नाम होता होगा। देखो तो हुक ने क्या बोला, उसने बोला कि यदि विरूपण अल्प होता है, मतलब बहुत छोटा विरूपण होता है, जो हमें पढ़ना, हमें 99.99% जो क्वेश्चन आएंगे उसमें छोटा विरूपण ही होगा। तो उसने बोला कि यदि छोटा विरूपण होता है तो इसमें वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल इसके संगत विकृति के समानुपाती होता है। मतलब कि जो प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है विकृति की। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, क्या बोला उसने कि विरूपण, ये जो सिग्मा होगा वो समानुपाती होगा एप्सिलॉन के, या प्रतिबल जो होगा वो समानुपाती होगा विकृति के। तो यही बात इसने बोली कि प्रत्यास्थ सीमा में, प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है, जब छोटा विरूपण हो रहा हो तब हम उसे प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अंदर बोलते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने बल लगाया वस्तु टूट गई, नहीं, आपने बल लगाया, बल हटाओगे तो वापस अपने वास्तविक या अपनी मूल अवस्था में लौट जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे वो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अंदर की कहानी है। सिग्मा जो होगा समानुपाती होगा एप्सिलॉन के। तो बेटा देखो अब यहां पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। अब हमने तीन प्रकार की कहानी पढ़ी है ना। हमने इस कहानी को तीन रूप में पढ़ा है। हमने यहाँ पर इसमें तीन प्रकार की बातें पढ़ी है। कौन कौन सी तीन प्रकार की बातें? हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन तीन प्रकार से पढ़े हैं। तो जब हम यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो तीन प्रकार के सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र बनेगा सिग्मा परपेंडिकुलर बराबर होगा यंग गुणांक। ये क्या कहलाएगा? यंग गुणांक एप्सिलॉन परपेंडिकुलर। ये क्या था? अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लिए। सी प्रकार से स्पर्श रेखीय के लिए लिखेंगे हम सिग्मा पैरेलल बराबर, यहां पर दृढ़ता गुणांक आएगा, ठीक है, और ईटा हम इससे बोलेंगे, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन पैरेलल। और अगर मैंने सिग्मा वी की बात करी, मतलब ये आयतन के लिए बात करी, तो यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा बेटा वो हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। हम इसे बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा माइनस भी आएगा, वो बताऊंगा मैं क्यों आया। और इसे हम बोलेंगे, ये हो जाएगा सर यहां पर एप्सिलॉन वी।
यह हमारा होगा आयतन गुणांक, है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, और यह जो हमारा हो जाएगा यंग गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक। तो इस प्रकार से हम जो प्रत्यास्थता देख रहे हो उसके 3 प्रकार के नियतांक बोलेंगे। यह नियतांक जो है प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता नियतांक कहलाता है ना। ये 3 प्रकार के प्रत्यास्थता नियतांक होंगे हमारे पास। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान केवल वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि प्रतिबल और विकृति के मानों पर, है ना। हमें पता है कि जब भी सर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर जो हमारे पास नियतांक आता है वो नियतांक केवल और केवल वस्तु पर ही निर्भर करता है। तो 3 प्रकार के नियतांकों की कहानी अब हमें अगली क्लास में देखना शुरू करनी है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरी कहानी का हमारा फोकस रहने वाला है, जिसमें हम सारी बातें करेंगे, वो हमारा यह यंग गुणांक ही है। ठीक है, तीनों जो होंगे, ये तीनों जो होंगे, इन तीनों के बारे में कुछ कॉमन सी बातें बोल देता हूं। देखो यार, इसमें अगर मैं देखूं तो एप्सिलॉन का कोई मात्रक नहीं है, है ना। तो तीनों जो भी गुणांक आएंगे, हमारे जो प्रत्यास्थता गुणांक होंगे, तो इन तीनों में तीनों का मात्रक जो होगा वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना। किसके बराबर है? वो सिग्मा के मात्रक के बराबर है। और विमा जो होगी तीनों में वह न्यूटन विमा जो होगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ही होगी। क्लियर? तो ये तीनों के लिए बातें मैं बोल सकता हूं और तीनों के लिए कहानी एकदम एग्जैक्ट सेम होगी। अब इन तीनों को हम कैसे यूज करेंगे, इस पे सवाल कैसे बनेंगे, वो अब अगली क्लास में होगा। ठीक है, तीनों के मान जो है वो याद रखना, हमें केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ पर ही निर्भर करते हैं। कैसे, किस पर निर्भर करते हैं? केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। क्लियर है कहानी? चलिए, तो अभी की क्लास इतनी ही रखते हैं हम बेटा, आगे बढ़ेंगे क्विज की तरफ। क्विज के 2 छोटे छोटे से सवाल लेंगे, हम जल्दी से इनका जवाब बताएंगे, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम इस पर और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इस पर जो सवाल पूछे गए हैं और जो सवाल पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से क्विज के रूप में 2 सवाल आ रहे हैं आपके सामने, इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, छोटे छोटे से 2 सवाल है। आर त्रिज्या दी है, 2r को तोड़ने के लिए बल कितना आवश्यक होगा? प्रतिबल समान होता है, उसी का आधार मानते हुए सॉल्व करना है हमें। चलो अगला सवाल देख ले अब हम। हाँ भैया, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, एक लाइन का सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताइए। जल्दी से इसका जवाब बताना है सभी बच्चों को। अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव है किस में? अनुदैर्ध्य विकृति संभव है केवल किस में? चलिए, उम्मीद है सभी ने इसका जवाब बता दिया होगा। हाँ भाई, हम दोनों सवालों के जवाब जान लेते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या कह रहा है? एकदम आसान सा सवाल है, बोल रहा है कि आर त्रिज्या के तांबे के तार को तोड़ने के लिए एफ बल रिक्वायर्ड है, तो 2r त्रिज्या में कितना बल लगेगा? तो बेटा सिग्मा जो है वो सिग्मा क्या होता है? एफ बटे में ए होता है ना। तो अगर मेरे को आर त्रिज्या तोड़ना और 2r त्रिज्या तोड़ना हो, उसके लिए जो भंजन बल होगा वह समान ही होगा। तो यहां पर ये जो एफ बटे में ए है वह दोनों में समान ही है। तो देखो हम बोल सकते हैं सर एफ बटे में जब त्रिज्या आर थी तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, फिर उसका हमने एफ डैश नया बल निकालना है हमें, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या जो है वह दुगनी हो गई है। तो अब हम आसानी से बोल सकते हैं सर कि यहाँ पर जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या दुगनी होगी तो बल 4 गुना हमें लगाना होगा, बल भी बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी, तो मोटे तार को तोड़ना मुश्किल होता है। अनुदैर्ध्य विकृति जो है वह केवल और केवल ठोसों में संभव है। अनुदैर्ध्य जो है वो ठोसों में, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो ठोस में ही संभव
होगी। चलिए बेटा, तो आज की क्लास इतनी रखते। हमने प्रतिबल पे बढ़िया से बातें करी। प्रतिबल जो होता है वो सिग्मा बराबर एफ बटा ए होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रतिबल देखे हमने, है ना। अनुदैर्ध्य देखा, स्पर्शरेखीय देखा और आयतन के लिए देखा आयतन प्रतिबल। उसी प्रकार से हमने विकृति भी देखी, उन्हीं की विकृतियां भी देखी। इसमें जो इंपॉर्टेंट सी बात है वो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम अनुदैर्ध्य की बात कर रहे हैं तो हम इसे सिग्मा परपेंडिकुलर से लिखेंगे, है ना। इसका सिग्मा का जो मात्रक होता है वो दाब के बराबर ही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये जो होगा इसे एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया लिखना पड़ेगा। तो जो एफ एरिया के परपेंडिकुलर ही बल हमेशा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। इसी प्रकार से सिग्मा पैरेलल लिखेंगे तो जो है एफ पैरेलल अपॉन एरिया, मतलब जो एरिया है वह भी एफ के पैरेलल ही होना, सॉरी जो एफ है वह एरिया के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है। तीसरे प्रकार का जो प्रतिबल था वो आयतन प्रतिबल था। तो आयतन प्रतिबल में हमने क्या देखा था, आयतन प्रतिबल में हमने ये जाना था, पहचाना था, समझा था कि सर यहाँ पर ये दाब के बराबर होता है, पूरे आयतन में प्रतिबल होता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ी, इनके से जुड़ी विकृति की भी बातें पढ़ी हमने। क्लियर बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे हम, है ना। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिलेगा। अगली क्लास में हम विकृति प्रतिबल ग्राफ देखेंगे और साथ ही साथ हम यंग गुणांक की भी बातें करेंगे। यही 2 चीजें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ग्राफ कैसा होता है और प्रतिबल विकृति वक्र कैसा बनता है, और साथ ही साथ यंग गुणांक के सवाल क्या होते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा, चलिए तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। जितना पढ़ा है एक बार बढ़िया से रिवाइज करेंगे सभी बच्चे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा, बाय बाय।